नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज चैप्टर 15 क्लास 9th और चैप्टर 15 का नाम है मेघ आए। तो पहले हमने जितने 14 चैप्टर तक शब्दार्थ सहित मैंने सब वीडियो डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उन सभी को देख लेना। तो आज हम करेंगे चैप्टर 15 मेघ आए। मेघ आए का हम करेंगे कवि परिचय। पहले कवि परिचय, नई कविता, कवि के बारे में जान लेते हैं कि इस मेघ आए कविता का कवि कौन है। तो नई कविता छात्रों, नई कविता के सशक्त कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म। इस कविता के कौन कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म जो था बस्ती उत्तर प्रदेश में सन 1927 में हुआ था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नई कविता के ये कवि हैं और सशक्त कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी, और सन 1927 में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ दिनों तक आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे। तो उन्होंने पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद छात्रों क्या हुआ कि आकाशवाणी में रेडियो में जो प्रसारित होता है आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे। फिर दिनमान पत्रिका के उपसंपादक एवं चर्चित पराग बाल पत्रिका के संपादक बने। तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी हैं। दिनमान पत्रिका के उपसंपादक बने, संपादक कोई और था और उपसंपादक बने, और चर्चित पराग बाल पत्रिका के संपादक बने। तो काठ की घंटियां बांस का पुल बैम्बू ब्रिज, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, क्वानो नदी इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रहों के क्या क्या नाम हैं? एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, क्वानो नदी, बांस का पुल और काठ की घंटियां, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वेश्वर दयाल शर्मा जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या, और इनके बारे में क्या क्या इन्होंने लिखा। इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध एवं बाल साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सर्वेश्वर दयाल जी को सम्मानित किया गया ना। सन 1927 में पैदा हुए और सन 1983 में इनका निधन हो गया। तो ये था कवि परिचय। अब जान लेते हैं पाठ के बारे में कि पाठ का सारांश थोड़ा सा। पाठ में सर्वेश्वर जी की मेघ आए शीर्षक कविता संकलित है। इसमें उन्होंने मेघों के आने की तुलना सजकर आए मीन ग्रामीण परिवेश में मेघों के आने से सर्वत्र उल्लास छा जाता है। इसी प्रकार वहाँ के परिवेश में दामाद के आने से आनंदमय अनुभूति होती है। कवि ने इसी भाव का संजीव आकर्षक वर्णन किया है। तो कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भावार्थ एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मेघ आए कविता का भावार्थ और उसमें से शब्दार्थ और उनका समझाते हुए व्याख्या। तो मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के, मेघ आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन यूं आए हूँ गांव में शहर के, मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के, पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी गागरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट करके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो आपको
कविता का पैराग्राफ सुनकर और अपने आप एक बार पढ़कर देख लेना है। और उसमें जो थे बन ठन के सज समझ का अर्थ होता है सज संवर के, मीन हम कहीं बाहर जाते हैं घर से तो क्या करते हैं, बन ठन के जाते हैं, मीन संवर के सज सज धज के जाते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। फिर उसी से श्रृंगार होता है ना, लेडीज़ का तो मेकअप से श्रृंगार होता है, कपड़ों से होता है। तो नए कपड़े पहने जाते हैं, जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो बन ठन कर निकलते हैं। इसी प्रकार मेघ भी बन ठन कर की तुलना की गई है। आगे आगे नाचती चली ब्यार। तो अब इसके आए शब्दार्थ जान लेते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, मेघ मीन बादल, ब्यार मीन हवा, पाहुन पाहुन मीन मेहमान, देमात, घाघरा मीन लहंगा, और बांकी टेढ़ी, चितवन मीन दृष्टि, उचकाए मीन ऊपर उठाए, उचकाए मीन ऊपर उठाए, ठिठकी मीन रुक गई है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है छात्रों, कवि सर्वेश्वर वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल रूपी प्रवासी मेहमान मीन विदेशी मेहमान, प्रवासी प्राय देश से आने वाले हैं ना, प्रवासी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। इन बादलों की सूचना देने वाली हवा, जब बारिश होने का मौसम होता है तो पहले क्या होती है, हवा चलती है। इन बादलों की सूचना कौन देता है, देने वाली हवा, उनके आगे नाचती गाती चली आ रही है। तो बारिश होने से पहले हवा आती है, उसके बाद बादल आते हैं, तो उसके आने में से मकानों के बंद खिड़कियां, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। जो भी मकानों के दरवाजे खिड़कियां होते हैं वो खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है शहर से आए मेहमान को देखने के लिए गली गली बंद दरवाजे अब एवं खिड़कियां खोली जा रही हैं। ऐसा कवि को लग रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई मेहमान आता है तो उसको हम गली में देखते हैं दरवाजे खिड़कियां खोल कर, तो उसी प्रकार यहाँ पर खिड़कियां खोली जा रही हैं ताकि घरों के लोग इस शहरी मेहमान को देख सकें जो शहर से आया है। इस तरह मेघ गांव में मेहमान की तरह सज धज कर आ गया है। छात्रों, इसमें कोई भी बड़ी टफ बात नहीं है। आप जैसी पंक्तियां हैं उनको घुमा फिरा के आप कैसे भी लिख सकते हैं, और एक बार पढ़कर आपको हिंदी याद हो जाएगी। कवि कहता है कि बादलों के आने की सूचना हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं। कौन झूम रहा है, पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं। जब बादल आते हैं तो हवा से पेड़ भी हिलने डुलने लगते हैं, झूम रहे हैं। सिर झुकाकर देखते हुए फिर गर्दन ऊंची कर रहे हैं, फिर सिर झुकाते हुए फिर ऊंची गर्दन करके देखते हैं। हवा के चलने से, अर्थात हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं, फिर सीधे हो रहे हैं। मीन जब हवा चलती है तो पेड़ झुकते ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। इस तरह से वे व्याकुलता से बार बार अपनी गर्दन उचकाकर देख रहे हैं, बहुत ही व्याकुल होकर अपनी गर्दन को उचकाकर देख रहे हैं। तो ये था पहला पैराग्राफ का। आंधी चलने से गलियों की धूल जो थी उठकर अन्यंतर जाने लगी। आंधी जब चली, हवा जब तेज हुई, तेज आंधी हवा होती है तो उसको आंधी बोलते हैं। इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने, सीधा पंक्तियों का वर्णन है यहाँ पर। नदी कुछ रुक कर बादलों को क्या कर रही है, उसी प्रकार देखने लगी जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने के लिए अपने घूंघट को, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हो गया है, घूंघट को थोड़ा हटाकर और लज्जा सहित नेत्रों को कुछ तिरछा करके देखने लगी हो। अब कैसा लग रहा है कि जिस प्रकार कोई गांव की जो नई नवेली दुल्हन होती है, जब मेहमान होते हैं तो वो घूंघट निकालने का रिवाज है, तो घूंघट को थोड़ा हटाकर और लज्जा सहित मीन वो शर्माती है, लज्जा मीन शर्म करना सहित नेत्रों को कुछ तिरछा करके देखने लगी हो। इस प्रकार बादल मेहमान के रूप में सज धज कर गाँव में आ गए हैं। तो यहाँ पर बादलों के आने के
मानव के साथ तुलना की है। स्त्री से कोई नई नवेली दुल्हन आ गई है, नई नवेली मेहमान आ गई है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इनके प्रश्नों की इसी पैराग्राफ से कुछ प्रश्न भी बनते हैं, उनके उत्तर जान लेते हैं। मेघों की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? पाहुन मीन पैर, पैर से क्यों की गई है? गांवों में कृषक, छात्रों तो मेघों की तुलना जो है पाहुन से की गई है, तो इसका अर्थ है कि गांवों में कृषक समाज वर्षा के लिए मेघों के आने की बेचैनी से प्रतीक्षा करता है। मीन मेघों की तुलना पाहुन मीन पैर रखे हैं मेघों ने वहाँ पर नए गांव में। जब गर्मी के बाद मेघ आते हैं तो कुछ और ही फीलिंग होती है। उस समय का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि गांवों में कृषक समाज के लिए वर्षा के लिए कृषक समाज वर्षा के लिए मेघों के आने की बेचैनी से प्रतीक्षा करता है किसान। और जब दूर से आकाश में मेघ घटाएं दिखाई देती हैं तो गांव में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। जब गर्मी के बाद मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो एक खुशी का संचार होने लगता है, खुशी जैसा माहौल होता है। इसी प्रकार जब प्रवासी दामाद ससुराल में आता है तो सभी को प्रसन्नता होती है। और सब प्राय देश का रहने वाला मीन दूसरे देश का रहने वाला, जब दूसरी जगह का रहने वाला, जब जवाई तो दूसरी जगह का ही होता है ना, तो जब वो आता है तो थोड़ा खुशी की फीलिंग होती है, अनुभव होता है। सब उसके आगमन को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसी कारण मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। अब समझ में आ गया होगा आपको ये अच्छे से तो क्यों की गई है। तो प्रश्न नंबर 2, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। जिस प्रकार से हमने ऊपर ये बताया है तो उसी प्रकार यहाँ भी गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में अंतर होता है। मीन उसी के बारे में बताया है कि गांव का रहन सहन और शहर का रहन सहन जो है वह डिफरेंट होता है। गांवों के लोगों में शहरों के प्रति अधिक उत्सुकता रहती है। जो गांव के लोग होते हैं वह शहरों के प्रति, गांव के लोगों की जो शहरों के लोगों के प्रति अधिक उत्सुकता होती रहती है, इसीलिए एक्साइटेडपन होता है। इसलिए जब पहली बार बादल आए तो गांव के लोगों ने उनमें उनके प्रति गांव के लोगों के प्रति में उनके प्रति उत्सुकता जागी, जैसे शहरी मेहमान के आने पर जगती है। उनमें एक्साइटेडपन कैसे हुआ, कैसा हुआ मीन जैसे कोई शहर से जाता है उनका रिश्तेदार तो उनको एक्साइटेडपन होता है, तो उस प्रकार की उत्सुकता हुई कि कोई गांव के लोग रिस्पेक्ट आदर भाव से किसी के आने का इंतज़ार करते हैं। इसमें यही झलकता है ना। गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने को लेकर कवि ने क्या कल्पना की है? अब गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने को लेकर कल्पना ही है ना, ये कविता ही कल्पना करते हैं। जब कवि तो कविता बनती है तो कल्पना इसमें इस पंक्तियों में मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। इस संबंध में कवि ने ये कल्पना की कि प्रवासी बादल रूपी मेहमान मीन प्रवासी बादल रूपी मेहमान मीन बादलों की तुलना मेहमान से की गई है। मेहमान मीन दामाद। सूचना मिलने लगी है, सूचना मिलने से गांव के लोगों में उत्सुकता जागी। मेहमान को देखकर उससे स्वागत सत्कार की बातें कर सकें, इस दृष्टि से लोगों ने दरवाजे खिड़कियां खोल दी। तो इस प्रकार से छात्रों मेघों की जो गली गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने से के भाव ये स्पष्ट हुआ है कि जब
कोई मेहमान आता है तो सारे अपने द्वार और खिड़कियां खोलकर उसका आदर भाव करते हैं ना, उसी प्रकार उनसे उसकी तुलना की गई है बादलों की दामाद से। हवा किस प्रकार चली? हवा की तुलना, अब हवा मेघ रूपी पाहुन के आगे आगे नाचती गाती हुई चली। ये तो स्पष्ट है ना, एक ही पंक्ति में। हवा जो है मेघ रूपी पाहुन के आगे, मेघ रूपी पहाड़ के आगे, मीन ऊपर बादल आपको आते जाते हुए नज़र आते होंगे। जब बरसात शुरू होती है या गर्मी के बाद बादल कभी आते हैं तो उमड़ घुमड़ के चलते हुए नज़र आते हैं ना, तो आगे आगे नाचती गाती कौन आती है? हवा आती है, पवन आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर।